जो पूरे दिन की आपकी चर्या है या जो डीड्स है, जो आप मॉर्निंग के अंदर उठने से लेकर संपूर्ण दिन के अंदर जो आप क्रियाकलाप करते हैं, दिन के अंदर जो भी आपकी चर्या है उसको दिनचर्या बोलते हैं। रात्रिचर्या भी होती है, जो आप रात्रिचर्या या रात्रि के अंदर करते हैं या रात्रि में जो हम चर्या करते हैं। और ऋतुचर्या भी होती है, जो हम ऋतुओं के अंदर अलग अलग जो ऋतु बताई गई आयुर्वेद में, उन ऋतु के अनुसार जो हम आहार विहार आदि जो सेवन पथ्य पथ्य का जो सेवन करते हैं उसको ऋतुचर्या बोलते हैं। तो बहुत सारी चर्याओं का वर्णन है आयुर्वेद के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दिनचर्या कि हमें दिन में उत्तिष्ठ उठ के हमें क्या क्या चर्याओं को करना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है वो मैं डबल स्टार मार्क करूंगा, 5 स्टार मार्क करूंगा। और जो जनरली हमें पढ़ना है तो वो मैं उस हिसाब से बताऊंगा कि इसको आप जनरली एक रीडिंग मार सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कम आने की चांसेस है, क्योंकि अब 2 3 4 या 2.5 3 महीने के अंदर हमें वही करना है, वही हम कर पाएंगे जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 1 1.5 2 3 साल का जो सिलेबस है उसको 2 महीने में करना लगभग नामुमकिन या मुश्किल है। फिर भी हम एग्जाम को पूरा करते हुए उसके अनुसार इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट या जनरल या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बात करेंगे। दिनचर्या के ऊपर आइए। तो सबसे पहले दिनचर्या में क्वेश्चन आता है कि चरक ने दिनचर्या का आरंभ किस चीज से किया। तो चरक ने दिनचर्या की शुरुआत जो है वो अंजन कर्म से की है। अंजन मतलब कॉलरियम, अंजन मतलब नेत्र पे प्रयोग की जाने वाली औषधि या नेत्र पे प्रयोग किए जाने वाले जितने भी कर्म होते हैं या औषधि नुमा कर्म होते हैं, इसको हम औषधि के रूप में भी काम में लेते हैं और हम रूटीन डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर हमारे स्वस्थ व्रत को मेंटेन करने के लिए और हाइजीन को मेंटेन करने के लिए भी काम में लेते हैं। जैसे स्नान, स्नान को हम मेडिकेटेड रूप में भी काम में ले सकते हैं। कई ऐसे स्नान होते हैं जिससे हम मेडिकेशन भी करते हैं, जैसे सिद्धार्थक स्नान कुष्ठ के अंदर देते हैं। और स्नान जो होते हैं हम रेगुलर प्रैक्टिस भी करते हैं। तो स्वस्थ व्रत के अंदर वो सब चीजें हम चिकित्सा प्रयोग में भी लेते हैं और सामान्य स्वस्थ को मेंटेन रखने के लिए भी प्रयोग में लेते हैं। उसमें से एक अंजन कर्म आता है। अंजन चिकित्सा में भी काम में आता है और नेत्र को स्वस्थ रखने के लिए भी काम में आता है। तो क्वेश्चन आएगा चरक ने अंजन बोले तो दिनचर्या की शुरुआत किससे की है? अंजन कर्म से, याद रखना। नेत्रों पे होने जाने वाली ये कर्म है। सुश्रुत करता है दांत साफ करने से, दंत पवन से या दांतों से। सुश्रुत ने दिनचर्या की शुरुआत की है दांतों से। ये क्वेश्चन डायरेक्ट लिखे आते हैं। क्वेश्चन आएगा सुश्रुत ने दिनचर्या की शुरुआत किससे की है? दांतों से या दंत पवन से। ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य में उठना या ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना और ब्रह्मचर्य को साधना, जैसे वागवट, वागवट ने बोला है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उत्थिष्ट होने से दिनचर्या की शुरुआत की है। ब्रह्म मुहूर्त में उत्थिष्ट, वैसे अब चरक भी तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का तो बोलता होगा इनडायरेक्टली, तभी अंजन लगाओगे, सोते सोते कैसे लगाओगे। सुश्रुत भी कहीं ना कहीं बोलता होगा, लेकिन पिन पॉइंट जो एक बोला गया है वो वागवट ने बोला है कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ के जो है वो दिनचर्या की शुरुआत मल त्याग से, इसके ओब्लिक मल त्याग भी लिख दो। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मल त्याग, ये बोलता है वागवट। तो वागवट ने बोला है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मल त्याग से जो है वो दिनचर्या की शुरुआत करनी है। नॉर्मल। नेक्स्ट आइए बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। सूर्य उदय से 48 मिनट या एक प्रहर पूर्व जो समय होता है, सूर्य उदय से 48 मिनट्स या एक प्रहर पहले का जो समय है उसको बोलते हैं क्या? ब्रह्म मुहूर्त। एक घड़ी पूर्व। तो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उत्तिष्ठ करना है, तो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर क्या होता है, स्वस्थ व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जो है वो उठना चाहिए। और 48 मिनट पहले का जो काल होता है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठने का, उसको बोलते हैं मॉर्निंग के अंदर अवेकनिंग। तो सूर्योदय से 14 कला पूर्व का काल है। तो 14 कला ये सब क्या है? टाइम की यूनिट है। तो मैं आपको आगे बता दूंगा ये कला, अयन, वर्ष, है ना, ये सब किस किस को जोड़ के कैसे एक साल बन जाता है। तो ये याद रखो, कला जो होता है वो समय की इकाई है। तो 14 कला समय पूर्व सूर्योदय से ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ये इसको 48 मिनट्स आधुनिक मत अनुसार भी बोल देते हैं, 48 मिनट्स। ठीक है। तो 48 मिनट या 14 कला पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए वाग्वट बोलता है ये चीज। फिर नेक्स्ट है मल विसर्जन, ये हमने बात की थी, देख लो लिखा हुआ है। रक्षार्थे आयुषे स्वस्थ स्वस्थ तो जात वेगम समुद्रेत। सबसे पहले उठ के ब्रह्म मुहूर्त में और मल त्याग करना, यही वाग्वट बोलता है। ब्रैकेट में भी लिखा है अष्टांग संग्रह 3रे चैप्टर का श्लोक है। तो कुल मिला के अष्टांग ने जो दिनचर्या की शुरुआत बोली है वो बोली है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मल त्याग। चरक ने जो बोला है वो दिनचर्या की शुरुआत जो बोली है वो बोला है अंजन कर्म से। और सुश्रुत ने दिनचर्या की शुरुआत बोली है दातोन या दंत पवन से। ये याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया। 48 मिनट पूर्व सूर्य उदय से जो काल है वो ब्रह्म मुहूर्त का काल होता है, उसी को ही आप 14 कला पूर्व मान सकते हो। ये मॉर्निंग अर्ली राइज अवेकनिंग के लिए काल बताया गया है।
मल उत्सर्जन और मूत्र उत्सर्जन का वेग को सबसे पहले क्या है क्लियर करना चाहिए, या सबसे पहले मल त्याग और मूत्र त्याग के लिए बोलता है वाग्भट। इससे कांति, बल, आयु, दरिद्रता, मलिनता, पाप आदि का नाश होता है। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ये दोनों वेग हैं, मूत्र और पुरीस, ये दोनों अधारणीय वेग है, आगे हम बात करेंगे। ऐसे वेग जो बॉडी में धारण नहीं करने हैं, धारण नहीं करना है मतलब इन दोनों का जब भी काल आए उसको उत्सर्जन करना है। अगर इसको धारण कर लिया तो ये बहुत सारे रोग करते हैं, और इसको धारण नहीं करोगे तो रोग नहीं होगा, रोग नहीं होगी तो कांति बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, आयु बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो कुल मिला के ये अधारणीय वेग है, आगे हम बात करेंगे 13 प्रकार के अधारणीय वेग होते हैं, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या करना है, मुख का प्रक्षालन करना है, या मुख को धोना है, या माउथ वॉश। तो माउथ वॉश के अंदर क्या होता है, उत्तर या पूर्व दिशा के अंदर मुख को करके आचमन आदि को मुख में धारण करना है। अब कई बार आप देखोगे कि उत्तर पूर्व दिशा आयुर्वेद के अंदर ज्यादा आई है, बहुत जगह आप देखोगे, औषधालय देखोगे, औषध का संग्रहण कक्ष देखोगे, आगे जैंता आदि स्वेदों के बारे में बात करेंगे। इसका द्वार जो है वो लगभग लगभग, या जब शस्त्र कर्म करते हैं तब भी आप देखोगे उत्तर दिशा में। तो ये उत्तर पूर्व, ये पूर्व उत्तर इसलिए रखी गई है क्योंकि सूर्य उदय जो है वो पूर्व दिशा, बोले तो सूर्य तो उदय अपने जगह से ही हो रहा है, पृथ्वी घूम रही है। हम ये सोचते हैं कि सूर्य उदय पूर्व से होता है, नहीं, पृथ्वी घूमती है, तो जो पृथ्वी का सिरा पूर्व में पड़ता है, सूर्य नहीं घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य के अलोंग घूम रही है, सूर्य तो वही है। तो जो हिस्सा पृथ्वी का सूर्य के समीप है पूर्व दिशा को मानते हुए, बोले तो वहां से सूर्य की किरणें डायरेक्ट हमारे मुंह पर आती है। तो जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट पूर्व दिशा से आती है, तो पहले के जमाने में लाइट ट्यूबलाइट सीएफएल बल्ब हुआ नहीं करते थे, क्योंकि आयुर्वेद तो उस समय लिखा गया है। तो डायरेक्ट जो पूर्व दिशा से रेज आ रही थी उसके अंदर देखना आसान होता था हमारे लिए। कोई भी इंप्योरिटी हो, या कोई भी जल के अंदर कोई अपपदार्थ तो नहीं है, या दूषित जल तो नहीं है, तो वो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर इजीली दिखता था। इसलिए पूर्व दिशा का वर्णन आयुर्वेद में ज्यादा है, नॉर्मल चीज है। बाकी इसके अंदर मेन सिग्निफिकेंट पॉइंट या साइंटिफिक पॉइंट यही है। तो पूर्व और उत्तर दिशा में सबसे ज्यादा इल्यूमिनेशन होता है, लाइट सबसे ज्यादा गिरती है, तो देखने में आसान रहता है। तो मुंह को धोना, चाहे अंजन करना, चाहे शस्त्र कर्म करना, कुछ भी करो, लाइट अच्छी रहती है, इसलिए पूर्व दिशा के लिए बात की गई। उसके अंदर क्या करना है, मुख को धोना है, मुख में आचमन करते हुए मुंह को शुद्ध करना। आचमन मतलब होता है मुंह के अंदर थोड़ा सा पानी भरना है और उस दौरान मुंह को धोते रहना है, उसको बोलते हैं आचमन क्रिया। नॉर्मल चीजें, नॉर्मल नॉर्मल चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट होगा वो मैंने आपको बता दूंगा। सुश्रुत जो होता है वो बोलते हैं कि चीरी वृक्ष के कषाय, चीरी वृक्ष जो होते हैं जैसे प्लक्ष, पारिस, वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, ये 5-6 चीजें जो है, 5 वृक्ष जो है वो चीरी वृक्ष कहलाते हैं, जिसका चीर काम में लेते हैं, दूध काम में लेते हैं। उनके वृक्ष का काढ़ा हो सकता है, लौदर का काढ़ा हो सकता है, आंवले का काढ़ा हो सकता है। नेत्र के अंदर जो है वो ठंडे जल से नेत्र को धोना है, क्योंकि नेत्र पित्त का स्थान है, आलोचक पित्त का स्थान है, और आलोचक पित्त का स्थान है, इसलिए नेत्र पे कभी भी गर्म पानी नहीं डालना है, क्योंकि पित्त दूषित हो सकता है। इसलिए शीतल क्रिया करनी है नेत्र पे, नॉर्मल। फिर लाभ इसका क्या है, नीली का बोले तो चेहरे के ऊपर झाइयां, नीली का मुंह का सूखना, मुंह के ऊपर छोटे छोटे पीड़िकाएं होना, ये सब का नाश होता है इस कर्म को करने से, नॉर्मल चीज। नेक्स्ट है ये दंत पवन, ये इंपॉर्टेंट है। दंत पवन सबसे पहले कौन सा आचार्य बोल रहा था, सुश्रुत। सबसे पहले दिनचर्या के स्टार्टिंग के अंदर दंत पवन का जो कार्य है, या सबसे पहले जो दिनचर्या के अंदर जो दंत पवन है वो सुश्रुत ने बताया है, या दंत धावन बोल दो या दातोन बोल दो। आइए बात करते हैं होता क्या है। चरक बोलता है दिन में 2 बार दांतोन करना है, द्वे कालो उपसर्जिएट करके लाइन आती है, 2 काल, दिन में 2 बार, सुबह और शाम को, नॉर्मल। सुश्रुत बोलता है नित्य, नित्य का मतलब भी आप 2 बार मान सकते हो, चाहे रेगुलर मान सकते हो, या जब नीड पड़े तब मान सकते हो, चाहे कुछ भी मानो। नित्य मतलब लगभग डेली होता है। प्रातः और भोजन के बाद में, ये वापस वही 2 काल हो गया वागवर्ड, तो ये कोई नहीं पूछेगा, नॉर्मल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। पूछने वाला मैं डबल स्टार मार्क कराऊंगा। नेक्स्ट है ये अगले लाइन पे, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी लकड़ियों का या कौन सी रसों का दातुन होना चाहिए, तुम मुझे बताओगे या आपको पता होगा। आपका मुंह जो है ऊर्ध्व जत्रुगत स्थान, या आपका मुंह कौन से दोष का स्थान है, वात पित्त कफ में, पढ़ लिया है हमने ये बात। मुंह कौन से दोष का स्थान है, कफ का सर। कफ का स्थान है। तो आपका दातुन कैसा होना चाहिए, कफ को बढ़ाने वाला या कफ को कम करने वाला, कम करने वाला। कम करने वाला। और कफ को कम करने वाले कौन से 3 रस हैं, कट तिक्त कसाय। आपको एक नीचे सर कट तिक्त तो कसाय। देख लो सामने कौन से रस लिखे हैं, माइक बंद। 3 रस जो होते हैं वो कफ को कम करने वाले होते हैं। मुंह के अंदर कफ लेपित होता है, मुंह कफ का स्थान होता है, कफ को मुंह में नहीं बढ़ने देना है।
इसलिए देख लो 3 कफ सामक रसों से दातोन बनाई है। कौन से? कटु तिक्त कषाय। लेकिन कौन? चरक, गोला मारी। शानदार, कटु तिक्त कषाय। क्योंकि मधुर, अगर भैया मधुर रस से अगर आपने करवा दिया तो भैया मुंह के अंदर तो मधुर मधुर लेप हो जाएगा, फिर ब्रश करने से क्या मतलब है? तो कटु तिक्त कषाय पूरे कफ का क्षालन करके, कफ को शुद्ध करके मुंह को साफ कर देगा, क्योंकि कफ नाशक रस है। नॉर्मल। नेक्स्ट है ये सुश्रुत। ये थोड़ा सा लग रहा है कि कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, लेकिन करता नहीं। अभी मैं समझाता हूं, आइए। सुश्रुत ने भी दातुन बताया है, क्योंकि हमने बात की थी, सुश्रुत ने ही दातुन बताया है सबसे पहले स्वस्थवर्चर्या के अंदर, या सबसे पहले दिनचर्या के अंदर। लेकिन अब इसके अंदर थोड़ा सा आप बोलोगे भैया इसके अंदर तो मधुर भी है, अभी आप मना कर रहे थे, अभी आप हाँ कर रहे हो। समझिए क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। पूरी आयुर्वेद जो है वो क्लिनिकल है, पूरी आयुर्वेद जो है वो साइंटिफिक है। कुछ भी चीज इसमें ऐसी नहीं लिखी है जो प्रश्न चिन्ह हो, लेकिन हमारा सोचने का जो पैमाना है वो कम है, इसलिए हम हमारी बुद्धि के अनुसार सोच लेते हैं। व्यक्ति हमेशा खुद से कम ही सोच सकता है, खुद से ज्यादा कोई नहीं सोच सकता है। तो व्यक्ति, उसका दायरा लिमिटेड है, लेकिन हमें कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। नेक्स्ट आइए, सुश्रुत। सुश्रुत ने दातोन के बारे में बोला है तिक्त रस। अगर आपको कड़वी दातोन करनी है तो नीम रस की करनी है या नीम की करनी है। ये क्वेश्चन आता है, डबल स्टार मार्क करो। मैच द फॉलोइंग, मिलान करो में आता है, मिलान करो। इस तरफ लिखाएगा रस, इस तरफ लिखाएगा दरवे। किस रस की? दरवे की दातोन आप काम में लोगे। तो तिक्त रस, कड़वी अगर लेनी है, तिक्त मतलब कड़वा, तो आपको काम में लेना है निम्ब या नीम, एजा डिटेक्टा इंडिका। ठीक है, नॉर्मल चीज है। कसेली अगर लेनी है, कसेली, तो आपको लेना है खदीर, एकेशिया कैटेचू। खदीर की आपको काम में लेनी है। मधुर, ये समझाऊंगा क्यों। मधुर रस की अगर काम में लेनी है तो मधुक को काम में लेना है। मधुका इंडिका, मधुक ये एक पुष्प होता है, या मधुक एक प्लांट होता है, उसका पुष्प भी होता है मधुक पुष्प, जिसको जनरली आज से वरिष्ठ बनाते हैं तब काम में लेते हैं। अभी बताऊंगा क्यों काम में ले रहे हैं। कटु रस की काम सर में लेनी है पंजेंट की, तो काम में लेंगे करंज की, पॉनगेमिया पिन्नाटा, करंज की काम में लेनी है कटु रस के अंदर। सर बोलिए बोलिए। सर कसाय में सर खदीर है, वो बबूल भी हो सकता है ना? हो सब सकते हैं, लेकिन जो शास्त्र में आया है वो उसकी बात चल रही है। होने को तो 70 चीज हो और सकती है। सर एक तो और डाउट था सर, मधुर में मधुक है, जो महुआ का पेड़ होता है वही है कि दूसरा वही कोई? वही 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 वही। ठीक सर। तो कुल मिला के कटु तिक्त कषाय, 3 रस तो इसके अंदर आपको समझ में आ जाएंगे भैया। जो चरक ने बोला था वही ले दे के जो है। कटु के अंदर नॉर्मल है, ठीक है, बात अलग है। करंज है तो बात अलग है, ठीक है, करंज की जगह हम कुछ भी काम में ले सकते हैं। कटु बोला है, ठीक है। कषाय हमें समझ में आता है, तिक्त हमें समझ में आता है। मधुर यहां पर इसलिए लिया है, इसको समझिए। वैसे मधुर रस की दातोन जो है वो निषिद्ध है, वो मधुर रस की दातोन चरक ने नहीं बोली है। और यहां पर मधुर इसलिए बोला है कि क्योंकि अगर मान लो मुंह के अंदर किसी व्यक्ति के पाक हो गया है, या मान लो मुख के अंदर हैवी पित्त का प्रकोप हो गया है, हैवी मुंह के अंदर छाले हो गए हैं, चीलियोसिस हो गया है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो गया है, तो उस पाक की अवस्था में, उस छिल जाने की अवस्था में, उस इरिटेशन की अवस्था में, उस इन्फ्लामेशन की अवस्था में मधुर रस का प्रयोग तनिक रूप में कर सकते हो, हैवी नहीं करना है। वहां आपको दोष के अनुसार उसको मधुर काम में ले सकते हो। या किसी व्यक्ति का मुंह जो है वो किसी रोग के कारण पतला होता जा रहा है, या किसी का मुंह अंदर से मांस सूखता जा रहा है, या किसी पेशेंट के अंदर आधे मुंह का पैरालिसिस हो गया है जिसके कारण मुख जो है वो सूख रहा है, तो हमेशा धातु की वृद्धि के लिए, धातु को बढ़ाने के लिए कौन सा रस? मधुर सबसे बेस्ट रस है जो धातुओं को बढ़ाता है। इसलिए वहां पर हम मधुर रस की दातुन भी कर सकते हैं, जिसका मुंह सूख रहा है किसी कारण से, या किसी रोग के कारण से, या किसी नर्व इन्वॉल्वमेंट के कारण से। तो ये पूरा क्लिनिकल साइंटिफिक आयुर्वेद है, ऐसे नहीं लिखा है। लेकिन हर आदमी में मधुर नहीं देना है, ठीक है। लेकिन ये तो आपको सोचना है। अब सुसुर इतना थोड़ी लिखेगा किस आदमी को क्या दो, किस आदमी को क्या दो, फिर आपकी बुद्धि क्या काम करेगी। इसलिए इसको अपने अनुसार समझना है। आइए टेबल के अंदर, राइट में टेबल बनी है, बड़ी सुंदर टेबल है। अंजन शलाका, जिह्वा निर्लेखनी और दंत पवन, ये 3 चीज होती है। तो समझ लीजिए, अंजन मतलब जिसको आंखों के अंदर लगाने वाली जो लकड़ी होती है, स्टिक होती है, उसको बोलते हैं अंजन शलाका। शलाका मतलब लकड़ी जिससे हम अंजन को लगाते हैं। जिह्वा निर्लेखनी, जिससे आप आपकी जिह्वा को साफ करते हो, टंग क्लीनर, जिससे आप अपनी जिह्वा को सुबह साफ करते हो, मुड़ी हुई जो होती है। तीसरी होती है दंत पवन, मतलब टूथपेस्ट या टूथ ब्रश या दातोन, जो हम अभी अपन ने बात की दातोन या दातोन की लकड़ी, उसको बोलते हैं दंत पवन।
तीनों की लंबाई पूछी जाती है 100 स्टार। याद करने का तरीका 100 स्टार है, ये इसलिए डब्बा बंद किया है। तीनों को याद रखने का तरीका आजाद, आ मतलब अंजन, जा मतलब जिह्वा निर्लेखनी, द मतलब दंत पवन। इन तीनों की लंबाई 8, 10, 12 अंगुल। अंगुल मतलब आपकी अंगुली की जो मोटाई है, ऐसी 10 अंगुली एक साथ खड़ी कर दो, इतनी लंबी लकड़ी को काम में लेना है। तो अंजन शलाका 8 अंगुल, जिह्वा निर्लेखनी 10 अंगुल, और दातोन जो थी वो 12 अंगुल। आजाद 8, 10, 12। 100 स्टार क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए बात करते हैं। लंबाई आपके सामने लिखी है, द्वादश अंगुलम आयतम, 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए टूथ ब्रश या दातोन या दंत पवन। ऊपर लिखा हुआ है आजाद, हमने याद कर ही लिया। नेक्स्ट आइए, आपकी जो छोटी अंगुली है कनिष्ठिका, सबसे छोटी अंगुली, उतनी मोटी होनी चाहिए लकड़ी। जो दातोन की लकड़ी काम में लोगे वो कनिष्ठिका अंगुली के समान उसकी विड्थ होनी चाहिए, मोटाई होनी चाहिए। नॉर्मल चीज किस किस पेड़ की काम में ले सकते हो, करंज पोनगेमिया पिन्नाटा, खदेर काम में ले सकते हो, सर्ज काम में ले सकते हो, वट काम में ले सकते हो, मधुक, निम्ब, असन, करवीर, इरीमेद, अपामार्ग, मालती, ककुब। ककुब अर्जुन का पर्याय है, ये यहां से द्रव्य गुण भी क्लियर हो रहा है आपके। ककुब अर्जुन का पर्याय है, टर्मिनेलिया अर्जुना, कॉम्ब्रेटेसी फैमिली। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। आगे इरिमेद और लिखा है इसमें, देखो इरिमेद, और इस इरिमेद को ये होता क्या है पहले समझ लो। इरिमेद जो होता है वो खदीर जो होता है, खदीर, खदीर की एक जाति है। खदीर की 3 जाति होती है, उसमें से एक जाति होती है इरिमेद। और इसी इरिमेद का तेल सारंगधर काम में लेता है मुख रोग के अंदर। लिख लो साइड में, इरिमेदादि तेल मुख रोग, इरिमेदादि तेल मुख रोग, सारंगधार। सारंगधर ने इरी मेदादी तेल का रोगाधिकार, आगे हम पढ़ेंगे वैशेज कल्पना के अंदर, इरी मेदादी तेल। लेकिन सॉफ्टवेयर में अभी से याद रखना शुरू करिए, क्योंकि लगातार जब सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर प्रेशर पड़ता है या कॉन्शियस माइंड के ऊपर लगातार कोई चीज अटकती है तो वो जाके सबकॉन्शियस में चली जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपकी एक बार बात चली गई तो आपको उसको जीवन जीवन साल आप उसको नहीं भूलेंगे। तो बार बार रिवीजन का यही फायदा होता है, आपकी सब कॉन्शियस में वो चीज उतर जाती है। और एक बार सबकॉन्शियस के डब्बे में बंद हो गई, उसको जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप। तो इरी मेदादी तेल मुख रोग सारंगधर नॉर्मल। नेक्स्ट आइए बात करते हैं इसका लाभ क्या भैया। तो भैया आपको बता, दातोन करोगे तो क्या लाभ होगा। निहंती गंधे वैरस्यम जिह्वादंताश्चम मलम, आपके मुंह के अंदर जो गंध है उसको हटाएगा, आपके जीवा दांत को साफ करेगा, जीवा दांतों की जो टाटर है या जो मल है उसको साफ करेगा। निष्कृत्यम रुचिरम आबाद्यते सद्यो दंत विशोधनम, और बॉडी के अंदर या मुंह के अंदर रुचि पैदा करेगा, रसों को लेने की इच्छा पैदा करेगा, क्योंकि मुंह बिल्कुल क्लियर हो चुका है कफ के कारण। जो कफ जिह्वा के ऊपर चिपक के आपके भोजन में रुचि को खत्म कर रहा था उसको साफ कर देगा, तो रुचि बढ़ जाएगी आपकी। माइक ऑफ करिए भाई, बार बार नहीं बोलना पड़े। ये माइक ऑन कैसे हो जाता है बीच में, ये हो सर गया। सर आसन बोलिए, क्या है? आसन, आसन ऊपर लिख रहा है ना, वृक्ष में आसन। क्या लिखा है। यही सर, आसन क्या है? आसन ये सब ड्रग हैं, ड्रग, ये सब दवा हैं, ये दवा के पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां मान सकते हो, ये सब दवा है। बोले तो ये इन सब की दातोन बन सकती है। मतलब किस टेरोकार्पस मार्सुपियम असन जो होती है वो लकड़ी होती है जिसकी दातोन की जाती है। मतलब किस किसका पर्याय है सर? इस शब्द से याद ना हो पाएगा। असन पर्याय मतलब टेरोकार्पस मार्सुपियम एक ड्रग होती है ना, असन। अच्छा अच्छा। असन एक ड्रग ही है जो डायबिटिक, एंटी डायबिटिक ड्रग है आयुर्वेद की, असन। टेरोकार्पस मार्सुपियम, असन ही बोलते हैं उसको। तो असन जो है वो लकड़ी उसकी काम में आती। नेक्स्ट, निषेध। कहां पर दातोन नहीं करना है, बहुत सुंदर है ये। तो हमेशा याद रखना, दातोन वहां नहीं करना है जहां पर बॉडी में फीवर हो, जहां पर अपच हो या इंडाइजेशन हो या अजीर्ण हो, जहां पर सीवियर वॉमिटिंग हो रहा है, जहां पर बॉडी के अंदर लगातार श्वास और कास का वेग आ रहा है। क्योंकि श्वास का वेग में अगर आपने दातोन कर लिया तो वो सलाइवा या थूक जो है वो फेफड़े के अंदर जा सकता है मरीज के, क्योंकि बार बार खांस रहा है और बार बार सांस ले रहा है, तो वो सांस के जरिए जो सिक्रीशन है वो फेफड़ों में जाके मृत्यु कॉज कर सकता है। इसलिए जहां पर सीवियर श्वास कास हो, जहां पे फीवर हो, जहां पे अजीर्ण हो, जहां पे हृदरोग हो, कई बार सीवियर हृदरोग के अंदर भी श्वास की गति बढ़ जाती है, वहां पे भी अवॉइड करना है। नेत्र रोग, शिरो रोग, कर्ण रोग के अंदर भी जो है वो दंत धावन या जो टूथपेस्ट है या ब्रश है वो निषेध है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे थोड़ा सा कारण समझ लीजिए। दातोन जब आप करते हो तो वहां की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है,
दातुन जब आप करते हो तो वहां की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर कैपिलरीज या जो आपकी ब्लड वेसल हो एक्टिवेट हो जाती है। उसके कारण जो स्टमक के अंदर ब्लड है, जो भोजन को पचाने के लिए ब्लड है, उसका कुछ अंश जो है वो ब्लड की सप्लाई बढ़ने के कारण मुंह के अंदर आ जाता है या मुख के आर्टरीज के अंदर आ जाता है। उसके कारण पेट में अनडाइजेशन या अपच होती है, इसलिए ज्वर बढ़ सकता है, अजीर्ण बढ़ सकता है। इसलिए अजीर्ण और ज्वर के अंदर दातुन नहीं कराते हैं। नॉर्मल चीज, ये बहुत साइंटिफिक जो है वो इसका एक्सप्लेनेशन है। और नेत्र रोग, सिरो रोग के अंदर अगर सिर फट रहा है, सिर ज्यादा दर्द हो रहा है, या सिरो रोग ज्यादा है, या नेत्र के अंदर जो है वो पानी निकल रहा है, उन रोगों के अंदर भी जो है वो इसको मना किया जाता है। तो क्वेश्चन कई बार आता है, निम्न में से किस रोग के अंदर दातुन नहीं कराओगे? ए अजीर्ण, बी श्वासकाश, सी ज्वर, डी सभी में। तो क्या उत्तर कर दोगे? सभी में। इस प्रकार से सवाल आते हैं। नेक्स्ट आइए बात करते हैं दंत द्राड़कर। ये 2-3 ड्रग ऐसी है जो पिन पॉइंट ये आपको याद करना है। दंत द्राड़कर मतलब दांत को दृढ़ कौन बनाता है, ये लिखा आता है उस लाइन के अंदर, उस ड्रग की लाइन में लिखा आता है बकुल। माइमोसोप्स एलिंगी, बकुल एक ड्रग है या पेड़ है जिसका नाम है माइमोसोप्स एलिंगी। ये जो होता है ये दांतों को दृढ़ करता है, दांतों को बहुत संगठित कर देता है, कॉम्पैक्ट कर देता है। फिर आता है टूथ ब्रश ट्री, सीधा लिखाएगा, डायरेक्ट लिखाएगा एग्जाम में 100 स्टार। टूथ ब्रश ट्री कौन सा है? टूथ ब्रश ट्री कहलाता है पिलू, साल्वाडोर पेर्शिया का पिलू को बोलते हैं टूथ ब्रश ट्री, याद रखना अच्छी तरह से। और आता है टूथ एक ट्री। माइक का ध्यान रखिए भाई, बार बार बोल रहे हैं आपको। टूथ एक ट्री होता है तेजोवती। ये तीनों के तीनों सवाल हजारों एग्जाम में आए, याद रखना है। टूथ एक ट्री तेजोवती, टूथ ब्रश ट्री पिलू, और दंत द्राड़कर जो होता है वो बकुल होता है। अच्छी तरह याद रखना है, ये डायरेक्ट पिन पॉइंट ऐसे कैसे उठ के सवाल आता है। नेक्स्ट आइए, अगर दातोन नहीं मिल रही है या दातोन की लकड़ी नहीं मिल रही है तो छेम कोतूहल करके एक राइटर हुआ है या आचार्य हुए हैं, उन्होंने बोला भैया अगर दंत काष्ट या दंत की लकड़ी नहीं मिल रही है तो 12 बार कुल्ला कर लो, मुख शोधन हो जाएगा। 12 बार गंडूश कर लो। भाई गंडूश क्या है आगे बात करेंगे। मोटा मोटा ये याद रखो, मुंह के अंदर पानी भरने की जो क्रिया है उसको गंडूश बोलते हैं। तो 12 बार मुंह में पानी भर के कुल्ला करने से मुख शुद्ध हो जाता है, छेम कोतूहल बोलता है। नॉर्मल। नेक्स्ट आइए बात करते हैं जिह्वा निर्लेखनी। अभी हमने ऊपर बात की थी जिह्वा निर्लेखनी, आ जा द बोले तो 10 अंगुल, 10 अंगुल लंबाई होती है। टंग क्लीनर, जो आप जिह्वा को साफ करते हो मुड़ा हुआ जो होता है टंग क्लीनर, तो ये वो टंग क्लीनर है। तो आइए टंग क्लीनर क्या होता है बात कर लेते हैं। जिह्वा निर्लेखने रौप्यम स्वर्णे वामे च तन मलापहम शस्त्रम मृदु संलक्षणम दशांगुलम, 10 अंगुलम। ये 10 अंगुल लंबी, 100 स्टार, 100 स्टार। 10 अंगुल लंबी होती है, पहली चीज। दूसरी चीज जिह्वा निर्लेखनी, भाई देखो जो ब्रश होता है वो तो घिस जाएगा और अगले दिन फ्रेश आपको खरीदना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, या लंबे समय तक ज्यादा नहीं चल सकता है, क्योंकि आजकल तो लंबे चलते हैं ब्रश, लेकिन पहले के ब्रश लंबे नहीं चलते थे। लकड़ी तोड़ी और ब्रश किया और लकड़ी फेंक दी। तो ब्रश तो लकड़ी का ही बनेगा, ब्रश चांदी सोने का नहीं बन सकता। अरे भैया रोज थोड़ी फेंकोगे सोने को। लेकिन जिह्वा निर्लेखनी चेंज नहीं करनी पड़ती है, सालों साल चलती है। इसलिए जिह्वा निर्लेखनी जो टंग स्क्रैपर है या टंग क्लीनर है, वो तो भैया सोना चांदी की बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लंबे समय तक चलने वाली वस्तु है। तो क्या लिखा है, रौप्यम चांदी, स्वर्णियम गोल्ड, इसकी भी बन सकती है। तो टंग क्लीनर खराब नहीं होता है, लंबा चलता है, इसलिए इसकी बन सकती है। पीतल लोहे की भी होती है क्या सर? सबकी बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लोहे की अवॉइड करते हैं क्योंकि उसके अंदर कोरोजन का डर रहता है, उसके अंदर काट आने का डर रहता है, लेकिन इसलिए चांदी और सोने की बनने में आ सकती है। अंगुल लंबाई 100 स्टार, 10 अंगुल लंबाई होती है 100 स्टार। क्वेश्चन यही आएगा 100%। अब जो सर बोल रहा हूँ वही क्वेश्चन आएगा। सर ये रिजू क्या होता है? रिजु मतलब फ्लैट, रिजू सीधी सीधी सीधी। रिजु मतलब सीधी। स्वर्ण ताम्र या रिजु से निर्मित, रिजु सीधी, या रिजु जो है वो आप उसको भी बोलते हैं, किसको बोलते हैं, थ्रेड, थ्रेड को भी रिजु बोलते हैं। और सीधी जो होती है, वैसे जो ये टंग क्लीनर है इसके लिए जो शब्द आया है वो आया अन वक्रम, बोले तो वक्र हो सकती है लेकिन आगे से तीक्ष्ण नहीं होनी चाहिए। आगे देखो लिखा है इसके अंदर, क्या लिखा है देखो, अग्रभाग तीक्ष्ण ना हो और वक्र हो। तो वक्रम अतीक्ष्णम मतलब हल्की सी मुड़ी भी होनी चाहिए, जो मुड़ी भी होती है,
और आगे से तेज कोने वाले नहीं होने चाहिए, नहीं तो जीवा को काट सकती है। और स्वर्ण, रजत, ताम्र या रिजु से निर्मित, रिजु का मतलब यहां पर जो रिजु लिया है वो लिया है थ्रेड से, थ्रेड, थ्रेड भी काम में ले सकते हैं, स्वर्ण भी, रजत भी, ताम्र भी और थ्रेड आदि भी काम में ले सकते हैं, और तीक्ष्ण ना हो और मुड़ी भी ना हो। और इसकी अंगुल लंबाई 10 अंगुल, 100 स्टार मार्क कर लेना, पक्का क्वेश्चन आएगा। आ जा द 10, 8, 10 और 12, अंजन 8, जिह्वा निर्लेखनी 10 और दंत धावन या दंत पवन 12 अंगुल लंबा होता है, 8, 10, 12। नेक्स्ट आइए बात करें कवल और गंडूश। कवल और गंडूश समझिए मोटा मोटा होता क्या है। मुख के अंदर किसी भी प्रकार का औषध द्रव को भर लो, चाहे मुख के अंदर तेल आदि को भर लो, चाहे मुख के अंदर किसी भी वस्तु का चटनी को भर लो, कल्क को भर लो या चटनी नुमा आकृति को भर लो, कवल या गंडूश मुख्य रूप से मोटा मोटा कहलाता है। दोनों में भेद क्या है बात करेंगे। तो मुख के अंदर भरी हुई जो क्रिया या औषध क्रिया है उसको कवल या गंडूस बोलते हैं, जो मुख के अंदर मुख के रोगों को और मुख के आसपास के रोगों को बचाने के लिए काम में आता है। तो क्या लिखा है कवल गंडूस में, हन्योर बलम स्वर बलम वदनो उपचय परम। ये आपके हनु बोले तो मैंडिबल, हनु अस्थि जो आपकी है मैंडिबल, उसको बल देता है, आपके स्वर को, लेरिंजियल कॉर्ड को या स्वर को बल देगा, और आपके वदनो उपचय परम, शानदार, डबल स्टार मार्क करो, आपके मुख का उपचय करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जिस व्यक्ति का मुंह सूख जाता है, जिस व्यक्ति के फेशियल पैरालिसिस हो जाती है या आधे मुंह का पैरालिसिस हो जाता है, उसका मुंह धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है, फ्लैसिड पैरालिसिस होना शुरू हो जाता है, जैसे पोलियो की टांग के अंदर होता है, वैसे वहां का मांस सूखना शुरू हो जाता है। तो अगर उस व्यक्ति के अंदर रेगुलर तिल के तेल का आपने गंडूस करवा दिया तो उसका धीरे धीरे देखने को मिलता है कि वहां का मांस भी बढ़ने लग जाता है। वदनो उपचय परम, ये मुख का उपचय करता है, मुंह के अंदर मांस को बढ़ाता है। बहुत सुंदर। तो ये है कवल गंडूस का लाभ। अब आइए बात करते हैं कि भैया इस दोनों के अंदर मुख्य डिफरेंस क्या है। मोटा मोटा मैंने बता दिया, मुंह के अंदर किसी भी औषध द्रव्य को या तेल आदि को या द्रव आदि को मुंह में भरना कवल और गंडूस कहलाता है। अब ये दोनों में मेन डिफरेंस क्या है वो समझो। मुखे संचार्यते या तू मात्रा स कवलम स्मरते, असंचार्य तू या मात्रा गंडूस से परिकीर्तत। 100 स्टार, अच्छा क्वेश्चन या अच्छा लाइन है। जो औषध की मात्रा मुंह में मैं रखकर घुमा सकूं, मुंह के अंदर रोटेट कर सकूं, मुंह के अंदर जिसको मैं मुंह के अंदर चला सकूं, उसको बोलते हैं कवल। और जो मात्रा औषध के द्रव की या लिक्विड की या छाछ की या तेल की या किसी भी वस्तु की जो मुंह में मैं चला नहीं सकूं, वो होता है गंडूश। आगे डिफरेंस सीधा लाइन लिखी आएगी, मुखम संचार्यते या तो मात्रा डैश, क्या है जो संचारित हो सके मुंह में वो कवल है, और जो मुंह में असंचार्या, जो संचारित मुंह में चल नहीं सके वो गंडूश है। नॉर्मल चीज है, ये पहला क्वेश्चन यहां से बनता है। अब आइए भैया इसके अंदर और क्या डिफरेंस होता है, आइए नीचे। कवल के अंदर क्या करते हो और गंडूश के अंदर हमने बता दिया, जो जो मुंह में चला सको मात्रा वो होता है कवल, और जो मुंह में नहीं चला सको वो होता है गंडूश। अब इसमें और डिफरेंस आइए और इस टेबल के अंदर क्लियर होगा। ए संचारी मैंने बता ही दिया, गंडूस को मुंह में नहीं हिला सकते, कवल को मुंह में चला सकते हो। तो पहली चीज तो ये हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन बनता है, गंडूस में क्या प्रयोग में लेते हो। गंडूस के अंदर द्रव पदार्थ प्रयोग में लेते हैं। द्रव का मतलब है कोई भी लिक्विड, छाछ हो सकती, तेल हो सकता है, कोई औषधियों का काढ़ा हो सकता है, कोई औषधियों का स्वरस हो सकता है। लिक्विड, द्रव मतलब लिक्विड, कोई भी लिक्विड काम में ले सकते हो मुंह में भरने के लिए। नॉर्मल। कवल के अंदर आइए, क से कवल, क से कल्क, कल्क काम में लेना बोले तो पेस्ट, चटनी। जैसे मान लो नीम की चटनी बना ली हमने पत्तों को कूच कर, या कोई दूसरे पत्तों को कूच कर हमने किसी की चटनी बना ली, उस चटनी को पानी में घोल के, ऐसा चटनी कोई चाटना नहीं है, उसको पानी में घोल के काम में ले सकता हूं बोले तो चटनी का प्रयोग आएगा, कल्क का प्रयोग आएगा। तो क्वेश्चन आता है, कौन से मुख कल्पना में कल्क का प्रयोग करते हो, क्या उत्तर करोगे। कवल। क से कवल, क से कल्क, ऐसे याद रखो। कवल में कल्क का प्रयोग करेंगे, पेस्ट का प्रयोग करेंगे। नॉर्मल चीज,
तीसरा क्वेश्चन बनता है इसकी मात्रा क्या है। बस ये 3 ही सवाल बनेंगे इसमें से। तीसरा बनेगा इसकी मात्रा क्या है। तो इसकी मात्रा ढंग से समझना है इसको। एक कोल मात्रा, ब्रैकेट में लिख दो 6 ग्राम, एक कोल मात्रा गंडूस की होती है और कवल की मात्रा होती है 12 ग्राम या 1 कर्स। 12 ग्राम या 1 कर्स। आगे बात समझ में। तो ये 100 स्टार मात्रा है, हजारों एग्जामों में आई है। क से कवल, क से कल्क और क से कर्स, तीनों याद करना है। क से कवल, क से कल्क और क से कर्स मात्रा गंडूस के अंदर हो जाएगा। दर्व डालते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और कोल मात्रा होती है, याद रखना। बोले तो काम ये मतलब याद से है कि आगे हम बात करेंगे जब वैसे कल्पना, उसके अंदर एक कल्पना आती है कल्क कल्पना। अगर आपने पढ़ा हो तो स्वरस कल्क क्वात हिम फांट, अगर आपने मोटा मोटा आपको बचपन याद आ रहा है तो उसमें जो कल्क होता है वो यही कल्क है जो सामने लिख रखा है, और वहां पे भी कल्क की मात्रा 1 कर्स ही होती है। इसलिए कर्स की मात्रा या कल्क की मात्रा हमेशा 1 कर्स ही होता है, चाहे वो बैसेज कल्पना हो या चाहे आपके सामने कवल की प्रैक्टिस हो, दोनों 1 कर्स होती है। और 1 कर्स का मतलब 1 तोला, 1 तोला का मतलब 12 ग्राम। नॉर्मल चीज ये याद रखना है। क्वेश्चन 100 स्टार बनेगा यहां से, पक्का कह रहा हूं। नेक्स्ट आइए बात करते हैं इसके प्रकार। कवल और गंडूस के 4 प्रकार होते हैं, या 4 ऑप्शंस हैं जो कि हम रोगों के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। प्रकार का मतलब है आपको जैसा रोग दिख रहा है वैसा द्रव्य को काम में लो। स्नेहिक, जिसमें मैं तेलों को प्रयोग करूं, अब वो मेरा इंडिकेशन है मैं कहां प्रयोग कर रहा हूं, मेरी बुद्धि है, लेकिन तेलों का प्रयोग जो होता है स्नेहिक। शोधन, मुंह का शोधन करना है तो काम में लेना है, जैसे नीम का काढ़ा काम में ले लिया। समन, अगर किसी भी बोले तो रोग का मुंह में ही समन करना है तो मैंने समन का काढ़ा ले लिया, या समन औषधियों का काढ़ा ले लिया। और रोपण, कोई घाव मुंह में लग गया है तो रोपण गंडूस या कवल भी होता है। तो क्वेश्चन आएगा कवल गंडूस के प्रकार बताइए। 4 प्रकार होते हैं, स्नेहन, शोधन, समन और रोपण। 100 स्टार मार्क करना, क्वेश्चन बनता है। बच्चे जो होते हैं 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 4 साल, वो सब बच्चे कवल को या मुंह को धारण नहीं कर सकते, कई बार वो अंदर पी सकते हैं। तो स्कूल गोइंग एज जो होती है, लगभग 5 साल से ऊपर स्कूल गोइंग एज हो जाती है, जब बच्चे की बुद्धि जो है वो 90 या 95% डेवलप हो जाती है। तब वो बच्चा मुंह में निगलता नहीं है, या समझाते तो वो समझ सकता है। इसलिए सारंगधर कितनी शानदार दिमाग लगा के बोला है कि 5 साल के बच्चा या उससे ऊपर को ही कवल गंडूस कराना है। इससे कम बच्चा समझेगा नहीं और उसको कई बार फेफड़ों में भी ले सकता है। तो क्वेश्चन आता है कवल गंडूस की आयु क्या है? 5 ईयर्स। जन्म से 5 साल के बाद में ही इस प्रैक्टिस को करवाना है, नॉर्मल चीज। नेक्स्ट आइए बात करते हैं मुख सुगंधित द्रव्य को धारण करना। मुख की दुर्गंध को नाश करने के लिए हेलिटोसिस, जिसको बोलते हैं मॉडर्न के अंदर हेलिटोसिस, मुख की दुर्गंध को हेलिटोसिस बोलते हैं। तो मुख की दुर्गंध को कम करने के लिए या मुख की दुर्गंध को नाश करने के लिए या हेलिटोसिस को खत्म करने के लिए सुगंधित द्रव्यों को मुंह में धारण करते हैं, नॉर्मल चीज। जैसे माइरिस्टी का फ्रेग्रेंस, जायफल, कटुक, लता कस्तूरी जिसको बोलता है चक्कर पानी, कोई दिक्कत नहीं, बस देख लो मोटा मोटा। सुपारी, लौंग, कंकोल, सूक्ष्म एला, तांबुल या पान का पत्तर या कर्पूर का निर्यास, इन चीजों को मुंह में धारण करना है ताकि मुंह के अंदर एक मधुरता और मुंह के अंदर एक सुगंध बना रहे। नॉर्मल चीज है, कोई नहीं पूछेगा। मुख्य रूप से पूछेगा वो अगला लाइन है 100 स्टार। तांबुल सेवन के काल कितने हैं? 100 स्टार, पक्का क्वेश्चन। तांबुल सेवन के 4 काल होते हैं मुख्य रूप से। 24 घंटे नहीं खाना है, 4 काल में खाना है। सोकर उठने के बाद, जब सोकर उठे हो सुबह तो तांबुल खा सकते हो। भोजन के बाद, भोजन कर लिया है अब पान खा सकते हो। पान बोले तो जर्दा वाला पान नहीं, बोले तो पान का बोला था तो ठीक है, फिर तंबाकू हुआ, तंबाकू वाला पान नहीं, ओनली पान का पत्तर बस। बाकी जितने भी अंदर हम लोग डालते हैं वो सब कचरा है, वो सब हमारे मन की संतुष्टि के लिए डाल रहे हैं। बाकी पान का पत्तर, केवल पान, ज्यादा उसके अंदर मेडिकेटेड कथा लगा सकते हैं जो मेडिकेटेड होता है, बस, और कोई ज्यादा उसके अंदर कचरा नहीं डालना है। तीसरा स्नान के बाद, और चौथा बमन के बाद। क्वेश्चन आता है 100 स्टार मार्क कर लेना। इन चारों कालों के अंदर आप देखोगे, या उससे पहले मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए पूछ लेता हूं, पान जो होता है तांबुल,
बीटल नट। पान पत्र जो होता है वो गर्म होता है, उष्ण तासीर का होता है, पहली चीज हॉट पोटेंसी, उष्ण वीर्य होता है, गर्म तासीर का। दूसरी चीज, पान का पत्ता जो होता है वो पित्त को बढ़ाता है, पित्त प्रकोपक होता है। तीसरी चीज, पान का पत्ता कफ को कम करेगा, कफ शामक होता है, कफ को कम करेगा। सर ये किसी का माइक ऑन है, बोल रही है। माइक बंद करिए भाई, प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो माइक बंद करिए। तो तांबुल जो होता है वो पित्त को बढ़ाता है, तांबुल जो होता है वो गर्म होता है, तांबुल जो होता है वो कफ को कम करता है, क्योंकि जो चीज गर्म होती है वो कफ को कम करती है। तो तुम मुझे बताओगे, तांबुल को किसी भी ऐसे पेशेंट में खिलाओगे जिसमें ब्लीडिंग हो रही है? नहीं सर। क्योंकि बड़ा गर्म है, तपता हुआ उष्ण वीर्य होता है तांबुल। तो जहां पर ब्लीडिंग है, जहां पे बॉडी सूख रही है, माइक ऑफ करिए, जहां बॉडी सूख रही है, जहां पे बॉडी के अंदर गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, जहां बॉडी में पित्त बढ़ रहा है, जहां प्यास ज्यादा लग रही है, वहां पर तांबुल नहीं खिलाना है। तो देख लो, इसके अंदर ऐसी कोई भी 4 काल के अंदर ऐसा कोई काल नहीं लिखा है जिसमें पित्त बढ़ रहा है। सोकर उठने के बाद कफ बढ़ता है, बिल्कुल खिला सकते हो, कफ को तो उड़ा देगा ये। भोजन के बाद में कफ बढ़ता है, बिल्कुल कफ को उड़ा देगा। स्नान के बाद में शरीर में ठंड बढ़ती है, एक टेम्परेचर लॉस होता है, बोले तो शीतलता आती है, उसको मेंटेन करने के लिए तांबुल खिला सकते हैं। और वमन करने के बाद में जो बचा हुआ कफ है, वैसे तो वमन करके आपने कफ का कचरा निकाल दिया, लेकिन वमन से 100% कफ नहीं निकलता है, 1-2% बचा हुआ कफ है, तो उसको ये सुखा देगा। तो तांबुल का सेवन देख लो, कितना सुंदर आचार्य ने दिमाग लगाया है। उन्हीं कालों में खिलाया है जिस काल में कफ बढ़ रहा है, या बोतल में या बॉडी में शीतलता बढ़ रही है, क्योंकि ये बड़ा गर्म होता है, नॉर्मल चीज। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं तांबुल का निषेध। अभी मैंने बात की, देख लो, जहां पर गर्मी दिखे, जहां पर मूर्छा दिखे, जहां पर ब्लीडिंग दिखे, जहां पर डिहाइड्रेशन दिखे, जहां पे बॉडी में जल का लॉस दिखे, जहां बॉडी के अंदर मूर्छित अवस्था दिखे, जहां बॉडी में विष दिखे, जहां बॉडी का माप या भार कम होता दिखे, जहां व्यक्ति सूखता दिखे, जहां रक्त खराब होता दिखे, जहां पर गर्मी ज्यादा दिखे, वहां पर तांबुल नहीं देना है। तो देख लो, क्षय, सूख रहा है बॉडी, रक्तपित्त, ब्लीडिंग हो रही है, शोष, पूरा बॉडी सूख गई है, विष, पूरा बॉडी में विष फैल गया है, मद, चक्कर आ रहे हैं, मूर्छा, चक्कर आके गिर गया है, इन रोगों में पान नहीं खिलाओगे भैया, कितना गर्म होता है, खिला के करोगे क्या? आगे तप रहा है आदमी, आगे शरीर के अंदर हीट बढ़ रही है, वहां पर आपको पान नहीं खिलाना है, नॉर्मल चीज। नेक्स्ट है, ये बात करते हैं अंजन कर्म। अंजन कर्म के बारे में बात करेंगे, जो कि चरक आचार्य दिनचर्या में श्रेष्ठ मान रहा था। कॉलरियम, अंजन बोले तो कॉलरियम, ये एक प्रोसेस है जिसको नेत्र के अंदर हमें लगाते हैं, उससे नेत्र के जो दोष होते हैं वो साफ हो जाते हैं। आइए बात करते हैं अंजन कर्म, जो कि चरक ने दिनचर्या के अनुसार श्रेष्ठ बोला था। नेत्र से स्थित कफ दोष को दूर करने के लिए अंजन कर्म किया जाता है। नॉर्मल चीज है, नेत्र के अंदर 2 चीज ध्यान रखो। नेत्र होता है पित्त का स्थान, नेत्र होता है पित्त का स्थान, ढंग से सुनना। उस पित्त के स्थान, बोले तो पित्त, नेत्र जो है उसके अंदर होता है पित्त, आलोचक पित्त, ठीक है। और तुम मुझे बताओगे तुम्हारे शरीर के ऊपर वाले स्थान में कौन सा दोष होता है? कफ। कफ होता है। तो कफ के समुद्र में पित्त पड़ा है, कफ के समुद्र में पित्त नुमा नेत्र पड़ा है। किसी भी समय कफ का समुद्र पित्त में जाके पित्त को ठंडा कर सकता है। इसलिए नेत्र स्थित कफ दोष को दूर करने के लिए, ताकि नेत्र में पित्त की जो कार्य है उसको बाधा ना पहुंचे, इसलिए जो है वो आपको अंजन कर्म लगा रहा है। क्यों? क्योंकि कफ को दूर रखने के लिए, क्योंकि कफ के समुद्र में पड़ी है नेत्र, उस नेत्र के अंदर जो है वो कफ नहीं घुस जाए, इसलिए अंजन कर्म लगा के उस कफ को साफ करते रहो। इसलिए कफ को हटाने के लिए अंजन कर्म करते हैं। नेक्स्ट है, ये पहला लिखा है सौविरांजन। सौविरांजन ये अंजन का एक प्रकार है, बोलो तो एक मेडिसिन मान लो जो आंख के अंदर लगाते हैं, उसका नाम है सौविरांजन। होता क्या है, आइए बात करते हैं। सौविरांजनम नित्यम हितम अक्षणोर प्रयोज्येत। सुंदर, सौविरांजन को डेली लगा सकते हो।
तो तुम मुझे बताओगे कोई चीज अगर तुम डेली यूज कर रहे हो तो तुम मुझे बताओगे वो बड़ी तीक्ष्ण होगी या मृदु होगी? तुम्हारा बुद्धि क्या बोलती है? मृदु। सर मृदु। किसी वस्तु को मैं बोलता हूं रोज खाओ, तो इसका मतलब वो मृदु होगी या बड़ी तीक्ष्ण होगी? मृदु होगी। सर मृदु। मृदु होगी, क्योंकि तीक्ष्ण चीज रोज नहीं खा सकते ना, तला मला रोज नहीं खा सकते। माइक का जाने की तुरंत माइक बंद करिए। तीक्ष्ण चीज रोज नहीं खा सकते। तीक्ष्ण का तो तब काम आएगा जब कोई ज्यादा ही कफ बढ़ गया। तो ये क्या है, सौविरांजन बड़ा मृदु होता है, इसलिए डेली प्रयोग कर सकते हैं। नॉर्मल चीज घोड़ा मारिए। सर शीतवीर्य होगा ना फिर ये? हाँ, मतलब कुल मिला के सौम्य होता है, ठंडा होता है। दूसरा है रसांजन। रसांजन तो भैया क्या लिखा है, पंचरात्रे अष्टरात्रे, ये 5-5 रात्रि में या कई बार 8-8 रात्रि में श्रावणार्थे, नेत्र में से स्त्राव को निकालने के लिए, नेत्र में से टीयर्स को निकालने के लिए लगाते हैं रसांजन। गोड़ा मारिए। इसका मतलब जरूर ये कहीं ना कहीं तीक्ष्ण होगा, क्योंकि इसको पहली बात लगा 5-5 8-8 दिन से रहे हैं, ये 5-5 8-8 दिन में क्वेश्चन आया। गोड़ा मारो। 5-5 रात्रि या 8-8 रात्रि के गैप से जब आपको लगे तब इसको लगाना है, और स्त्रावणार्थ ये नेत्र को साफ करने के लिए लगाते हैं। नॉर्मल चीज। नेक्स्ट आई, सौविरांजन डेली लगाना है। सौविरांजन नित्य प्रयोग 100 स्टार, डबल स्टार मार्क करो। क्वेश्चन एक बार आया था या कई बार आया है, कौन सा अंजन रोज लगा सकते हो? क्या उत्तर करोगे? सौविरा। सुश्रुत श्रोतांजन श्रेष्ठ बोलता है। सुश्रुत श्रोतांजन श्रेष्ठ बोलता है, याद रखना है। इसके आगे लिख दो श्रेष्ठ अंजन। सुश्रुत का श्रोतांजन श्रेष्ठ होता है, बेस्ट। और जो बेस्ट है उसको डेली लगा सकते हैं। तो कई बार इसके अंदर ये भी क्वेश्चन आता है कि सुश्रुत ने डेली किसका बोला है? श्रोतांजन, या श्रोतांजन श्रेष्ठ होता है, दोनों कारण है, इसलिए तो डेली लगा रहे हैं। रसांजन जो है, अभी बात कर ली मैंने, नेत्र को साफ करने के लिए, नेत्र को धुलने के लिए लगता है 5 रात्रि या 8 रात्रि के गैप से। ये कोई फिक्स नहीं है कि 5 रात्रि के बाद ही लगाऊंगा चाहे उसकी नेत्र जल रही हो, नहीं, ये आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए कोई भी शास्त्र में चीज पिन पॉइंट नहीं होता है। अगर शास्त्र में लिखा भी है कि दांतों को 2 बार करिए, अब 2 बार नीम 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 2 करते करते मुंह के अंदर उसके आपने वात बढ़ा दी या बॉडी के अंदर उसके रुक्षता बढ़ा दी, तो 2 बार बोला, इसका मतलब ये वो गांठ नहीं बांधनी है। तो फिर आपकी बुद्धि क्या काम करेगी? इसलिए चरक ने युक्ति प्रमाण बोला है। लास्ट में सब प्रमाण के एक प्रमाण बोल दिया, युक्ति। आपका इंटेलिजेंस लगाइए, वही प्रमाण है। तो ये तो एक मोटा मोटा डाटा होता है, 5 रात्रि 8 रात्रि, लेकिन बुद्धि ही जो है वो लास्ट डाटा है, वो प्रयोग करनी है। अब वो 5 की जगह आप 6 भी लगा सकते हो, लेकिन जनरली लोगों में देखा गया है, क्योंकि आयुर्वेदिक जो है वो प्रैक्टिकल साइंस है, इसको लोगों पे करके देखा गया है, तो 100 में से 80 लोगों में 5 रात्रि में इसकी जरूरत पड़ रही थी, इसलिए 5 रात्रि 8 रात्रि बोल दिया। समझ में आ गई बात? अगर आपको लग रहा है 6 रात्रि, तो आप 6 रात्रि करा लो। तो बात ये है, तो आपको एग्जाम देना है, तो एग्जाम देने के लिए हमें डाटा याद रखना पड़ेगा, 5 रात्रि 8 रात्रि। लेकिन वाग्वट बोलता है 7 रात्रि। गोड़ा मारी, ये भी क्वेश्चन 100 स्टार है। अब वाग्वट को 7 रात्रि में प्रयोग मिला रोगी में, तो उसने 7 रात्रि बोल दिया, इसने अपनी बुद्धि लगा ली। तो 7 रात्रि के अंदर श्रावणार्थ रसांजन का प्रयोग वाग्वट बोलता है। नेक्स्ट आई, अब हम सर बात कर रहे हैं, सर दारू हरिद्रा के क्वाथ से भी होता है क्या? वही चीज है ये ये, रसायन। दारू हरिद्रा का क्वाथ ही रसांजन होता है। तो रसांजन में जो ड्रग पड़ती है वो दारू हरिद्रा का काढ़ा ही होता है, वही चीज है ये। नेक्स्ट है ऋतु के अनुसार अंजन। किस ऋतु में अंजन कब लगाए? तो ये भी आपकी युक्ति या आपकी जो दिमाग बोलता है उस हिसाब से करोगे। जैसे देखो क्या लिखा है इसके अंदर, हेमंत और शिशिर। हमेशा एक चीज याद रखना, चाहे वमन हो, चाहे विरेचन हो, चाहे कोई पंचकर्म हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई क्या हो अंजन हो, चाहे नस्य हो, हमेशा पंचकर्म को मॉडरेट क्लाइमेट, मॉडरेट वेदर और मॉडरेट टेम्परेचर के अंदर ही करना है। ना तो उसको करना है 5 डिग्री पे, ना उसको करना है 50 डिग्री पे, उसको करना है 25 डिग्री पे, नॉर्मल टेम्परेचर। तो जिस ऋतु में टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, उस ही ऋतु में उस ही समय कोई भी पंचक्रम करना है। क्योंकि अगर -5 डिग्री में करोगे तो औसत जम जाएगी, अंदर निकलेगी नहीं। 55 डिग्री पे करोगे तो बॉडी के अंदर अतियोग, पित्त के कारण अतियोग हो सकता है,
इसलिए हमेशा पंचकर्म को 25 डिग्री बोले तो मॉडरेट टेम्परेचर पे ही करना है। अब आइए वही कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है, देख लो। तुम मुझे बताओगे जनवरी के अंदर और दिसंबर के अंदर पूरे दिन में सबसे नॉर्मल टेम्परेचर कब होता है? सुबह, शाम, रात या दोपहर? दोपहर। दोपहर से क्या लिखा है? मध्याह्न। हेमंत और शिशिर में प्रचंड -5 डिग्री। तो भैया -5 डिग्री में तो 12 बजे दोपहर में ही सूरज आता है, तब टेम्परेचर 25 डिग्री होता है। तो देख लो कब कराया? मध्याह्न। बोला हमारी डबल स्टार। गर्मियों के अंदर ग्रीष्म और शरद, शरद भी लगभग गर्मी की ऋतु है क्योंकि पित्त बढ़ता है। ग्रीष्म और शरद में पित्त बढ़ता है या पित्त ज्यादा रहता है, गर्मी ज्यादा रहती है? तो तुम मुझे बताओगे दिन में ऐसा 2 समय कब है जब गर्मी कम होती है? आज के समय में बता दो। सुबह और शाम। सुबह और शाम। सुबह 5 बजे, शाम को 7 बजे। तो सुबह और शाम को अंजन लगाना है कब? ग्रीष्म और शरद। क्यों? हॉट ऋतु है। पूरा प्योर लॉजिकल है, रटना कुछ नहीं है। रटे और गए काम से। और रटेगा वही जो समझेगा नहीं। और रटन विद्या 20 दिन, 25 दिन, 1 साल, 2 साल काम आ सकती है, समझा हुआ जिंदगी भर नहीं बोलोगे। वसंते। अगला लिखा वर्षा, वर्षा पाइए। अब भैया बरसात आ रही है। बरसात आ रही है तो बादल छा रहा है। बादल छा रहा है तो पूरा आकाश बादल से घिर गया है। उस समय क्या होता है? त्रिदोष का प्रकोप होता है। ये हम आगे बात करेंगे जब हम बात करेंगे ऋतुचर्या में। वर्षा में त्रिदोष का प्रकोप होता है। क्यों? एक तो कीचड़ हो गया, उसके कारण क्लेद बढ़ गया तो कफ बढ़ जाएगा। क्लेद के कारण अम्लीभूत पित्त बढ़ जाएगा तो पित्त का जो है वो अम्लीभूत पित्त हो जाएगा, और बात तो बढ़ती बढ़ती है। तो वर्षा में त्रिदोष बढ़ते हैं। तो भैया जब बादल हो, बरसात हो रही हो, तो तीनों दोष बढ़े हुए हैं। उस दोष की अवस्था में कभी भी नहीं करना चाहिए। बोले तो अगर वर्षा में करना है तो करो, लेकिन तब नहीं करना है जब बादल हो या बरसात आ रही हो। नॉर्मल चीज है, क्योंकि तब थोड़ा सा दोष बढ़ जाते हैं, क्योंकि आसमान ब्लॉक हो जाता है। नेक्स्ट है वसंते। और वसंत ऋतु में कौन से दोष का प्रकोप क्या पड़ा था? हमने तो हम पढ़ चुके हैं। वसंत में कौन सा दोष बढ़ता है? कफ। कफ बढ़ता है। और नेत्र को किससे भय था? कफ से। बस, तो हमारे लिए तो सदैव सदैव करो। अरे भैया नेत्र को कफ से भय है, और वसंत में कफ ही कफ भरा पड़ा है, तो ज्यादा कराना पड़ेगा ना उस कफ को कम करने के लिए। इसलिए वसंत में बोला लगाते रहो। क्यों? क्योंकि कफ की ऋतु, और नेत्र को कफ से ही भय है, तो भैया इसको तो बार बार लगाओगे तभी तो कफ कम होगा। इसलिए वसंत ऋतु में बोला है सदैव। रेगुलर प्रैक्टिस। वसंत ऋतु में रेगुलर प्रैक्टिस करना है सदैव। क्यों? क्योंकि कफज ऋतु है। नॉर्मल चीज। नेक्स्ट आइए अंजन का निषेध। अंजन कहाँ नहीं लगाना है? अंजन को भैया वहां नहीं लगाना है, जैसे हमने बात की, जिस भी बॉडी के पार्ट। सर डिस्प्ले गायब हो गया, इसी कर में रहे शो कर रहे कर कर रहा है। रहे नोट्स भी होगा ना। आप जब डिस्प्ले गायब हो तो आप अपने नोट्स को पैरेलल खोल के रखिए। पीछे आपकी स्क्रीन पे आपके नोट्स मैंने दे रखे हैं, पीडीएफ आपने सर डाउनलोड कर रखा है। सर एक प्रश्न था हमारा। प्रश्न सब लास्ट में क्लास के, बीच में कोई प्रश्न नहीं, लास्ट में है ना, लास्ट में लेंगे ठीक है सब सर। प्रश्न के लिए, आपके लिए वो चैनल खोलेंगे। अंजन का प्रयोग कहाँ निषेध है? अंजन मैंने आपको बताया, जिह्वा निर्लेखनी आपको बताया, दातोन मैंने आपको बताया। जहां पे भी किसी भी प्रकार का कर्म करेंगे वहां की ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। वहां की ब्लड सप्लाई अगर बढ़ेगी तो दूसरे स्थान की ब्लड सप्लाई कम होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका ब्लड लिमिटेड है 5.5 लीटर। अगर आमाशय में मान लो 2 लीटर खून खाने को पचा रहा है, उस समय मैं अगर मान लो दातोन करता हूं, तो वो 2.5 लीटर या 2 लीटर खून का कुछ ml मुंह की तरफ भी जाएगा। और कुछ ml कम होना इसका मतलब कुछ पित्त कम होना, कुछ पित्त कम होना इसका मतलब डाइजेशन पुअर होना। इसलिए देख लो, अंजन लगा रहे हैं, नेत्र में ब्लड सप्लाई बढ़ गई। नेत्र में ब्लड सप्लाई बढ़ गई, इसका मतलब भुक्त, क्या लिखा है, मतलब भोजन करके कभी भी अंजन नहीं लगाना है, क्योंकि खाना पचेगा नहीं, ब्लड सप्लाई आंखों में चली जाएगी। सिर स्नान। सिर से स्नान करने पर भी अंजन को नहीं लगाना है, क्योंकि सिर से स्नान करने पर जो है वो टेम्परेचर डिसबैलेंस हो सकता है। अंजन उष्ण तीक्ष्ण होता है, सिर से स्नान ठंडा होता है, ठंडा गर्म होते ही मामला खराब हो जाएगा। शारदान। कफ के बाद में, या जिसको ज्यादा वॉमिटिंग हो रहा हो, जो सीवियर वॉमिटिंग हो रहा हो, उसको भी नहीं करना है। वाहन की सवारी से थका हुआ, क्योंकि आगे ही थका हुआ है, ऊपर से अंजन लगा दिया तो और नेत्र जल जाएंगे।
रात्रि जागृते, जो रात में जागा ही जागा है, अरे भैया उसको तो नींद नहीं आ रही है, ऊपर से अंजन लगा के आंखें और जला दी और नींद नहीं आएगी। ज्वर, ज्वर का मैंने आपको समझा दिया। ज्वर के अंदर पेट में आम होता है, आम का पाचन नहीं हुआ है, और आम के पाचन के लिए अग्नि चाहिए, और अग्नि आपने वहां से निकाल के आंखों में डाल दी, तो अग्नि या पित्त या ब्लड सप्लाई आंखों में चली गई, तो भोजन पचेगा नहीं, भोजन पचेगा नहीं तो ज्वर हो जाएगा। तो ज्वर के अंदर भी अंजन नहीं करना है। वही हमने बात की थी जो कि दंत पवन के अंदर भी कॉन्सेप्ट लागू हो रहा था। अंजन शलाका आ जा द 8 10 12 8 अंगुल होती है अंजन शलाका, 100 स्टार। लेकिन अष्टांग हृदय वागवट 10 अंगुल की अंजन शलाका मानता है 1000 स्टार। 1000 स्टार। सीधा क्वेश्चन आएगा, अष्टांग की अंजन शलाका बताइए। वहां आजाद फैल है, आजाद है, सुश्रुत और चरक का है। आजाद के अंदर 8 जो अंजन है वो सुश्रुत बोलता है और चरक, लेकिन वागवट 10 अंगुल अंजन शलाका बोलता है। 1000 स्टार बोल रहा हूं उसको। नेक्स्ट आइए थोड़ा सा बात करते हैं धूमपान के बारे में, क्लास को समाप्त करते हैं। समझा देता हूं मोटा मोटा क्या होता है, फिर हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धूमपान, ये धूमपान है पहली चीज, ये धूम्रपान नहीं है। धूमपान अलग होती है, धूम्रपान अलग होता है। जो सिगरेट पीते हो वो धूम्र है या धूम है? धूम्र। सर धूम वो धूम्र है, धूम्र। और जी। जो आयुर्वेद है वो धूमपान है। र की मात्रा नहीं है। एक र की मात्रा से जिंदगी और मौत फैसले को करने में सक्षम हो जाती है। धूमपान, तुम मुझे बताओगे खुद तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है? धुएं को अगर तुम कान या नाक से लेते हो, धूमपान की बात कर रहा हूं, या धूम्रपान की भी बात कर लो, जब धुआं अंदर जाएगा तो पित्त को बढ़ाएगा या कम करेगा? सर बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। इसलिए क्या मैं धूमपान उस व्यक्ति में दे सकता हूं जिसमें पित्त बढ़ा है? नहीं। नहीं। क्या मैं धूमपान उस व्यक्ति में दे सकता हूं जिसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है? नहीं। क्या मैं धूमपान वहां दे सकता हूं जिसको पित्तज या रक्तज रोग है? नहीं सर। क्या मैं धूमपान वहां दे सकता हूं जिसका बॉडी सूख गया है? नहीं। क्या मैं धूमपान वहां दे सकता हूं जिसको प्यास लगा है? नहीं सर। तो वहां धूमपान नहीं देना है जहां पर वही कंडीशन जो हमने बात की थी अंजन के अंदर, जैसे या तांबुल के अंदर जो बात की थी हमने, बॉडी में हीट जहां दिख रही है वहां धुआं मत लो। नॉर्मल चीज, धुआं कौन लेगा? तो धूम, तो धूम का नासा और मुंह से पान करना धूमपान कहलाता है। अगर हेड का रोग है, माथे का रोग है, तो नाक से लोगे क्योंकि नाक माथे के पास में है। अगर मुंह का कोई रोग है या गले का कोई रोग है तो मुंह से लोगे क्योंकि गला मुंह के पास है। तो जो चीज जिसके पास है उससे धुआं अंदर खींच लो। सिर के अंदर कफ भारीपन हो रहा है तो नासा सिर के पास है तो ले लो नासा से। गले का कोई रोग है तो मुंह से ले लो, गला मुंह के पास में है तो मुंह से रोग कट जाएगा। इस प्रकार से धूमपान को करते हैं। द्रव्य क्या काम में आते हैं, कैसे होता है, क्या आकृति होती है, क्या प्रमाण होता है, क्या लाभ होता है, आगे बात करेंगे। तो अभी ये याद रखना है, धूमपान कौन से दोष को बढ़ाएगा? पित्त सर। पित्त को पित्त बढ़ाएगा। को तो जब पित्त पित्त को को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा तो कौन से दो दोष को कम कर देगा? बात का वात और कफ। वात और कफ को। वात और कफ को, वात और कफ को कम कर देगा। नॉर्मल चीज। तो इस प्रकार से धूमपान वात कफ को कम करता है, पित्त को बढ़ाता है। नॉर्मल चीज। अब जो प्रश्न पूछने, प्रश्न को लिए देखिए फटाफट।